हमने देख लिया सजीव कोशिका की खोज, निर्जीव कोशिका की खोज, फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय सेल। कोशिका मतलब होता क्या है, तब इसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। तो पहले डिफिनीशन लिख लीजिए इसकी, फिर उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय सेल, कोशिका होती क्या है। देखिएगा, सेल इज द बेसिक structural and functional unit of life. Cell is the basic structural and functional unit of life. कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। Cell is the basic structural and functional कार्यात्मक, कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो पूरा सेंटेंस लिखे हो उसमें देखो ये तीन बात समझने वाली है कि सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट। आफ्टर दैट व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल यूनिट। आफ्टर दैट व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल यूनिट। ठीक, इकाई क्या चीज होती है, किसे कहते हैं, फिर संरचनात्मक इकाई से क्या मतलब है, और उसके बाद कार्यात्मक इकाई से क्या मतलब है। तो इकाई जो है, यूनिट जो है, मैंने पीछे आपको समझाया था, याद आ रही है बात। एक दिन मैंने आपको क्लास में जो प्रोटीन जब हम लोग देख रहे थे तो उस समय मैंने यूनिट आपको डिफाइन किया था, समझाया था। कोई बस बता दो ऐसे ही कि व्हाट डू वी मीन बाय यूनिट, इकाई मीन्स क्या। सॉरी, हाँ बोलिए बोलिए। किसी मॉलिक्यूल का स्वतंत्र एग्जिस्टेंस हो। अब देखिए, मॉलिक्यूल मीन्स, मॉलिक्यूल कहते किसे हैं, एटम, मॉलिक्यूल। ये लिविंग बॉडी में आएगा कि नॉन लिविंग बॉडी के लिए आप डिफाइन करोगे वर्ड्स। मॉलिक्यूल वर्ड जो होता है, अब ये मत कहिए कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चले गए उधर। ठीक, और भाई कोई ठीक, इन्होंने सही बताया, और बताइए कुछ लोग। ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट उस दिन मैंने समझाया था, जैसे ईंट का लेके एग्जांपल लेके, लेकिन वो तो समझो कि मैंने सिर्फ उसको समझने के लिए एग्जांपल दिया था। हम लोग किस में है, बायोलॉजी में है ना, जीव विज्ञान में है। तो अब उसको रिलेट करके जीव विज्ञान से बोलो, फिर पदार्थ। हाँ, किसी भी ऑर्गेनिज्म का वह छोटे से छोटा पार्ट, किसी भी जीव का वह छोटे से छोटा पार्ट जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व हो, जो क्या है, जिससे उस जीव के किसी भी पार्ट को फिर से रीडिजाइन, रिस्ट्रक्चर्ड या रीबॉर्न किया जा सके। जैसे आपको ऐसे जब मैंने बताया था तो बताया था कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसको मैंने मैथमेटिक्स से भी जोड़ा था कि क्या होगा कि वह अपने सुपर, ऐसा छोटा भाग किसी चीज का जो अपने सुपर सेट की सारी प्रॉपर्टी गेन करता हो। तो अब देखिए यहां लिखे हो इकाई किसकी, जीवन की, लिखे ना, जीवन की इकाई। तो जीवन का भौतिक स्वरूप होता क्या है, जीवन का भौतिक स्वरूप है आपकी बॉडी या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी। तो उस बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या उस बॉडी का जो फंक्शन है, उसका सबसे छोटा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाला पार्ट देखना है हमें। तो स्ट्रक्चरल, सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट मीन्स क्या होता है, संरचनात्मक इकाई मीन्स क्या होता है। तो ये जो मान लीजिए वो ऑर्गेनिज्म, हम आप अपनी बॉडी को लेते हैं। तो अब ये है स्ट्रक्चरल यूनिट, मतलब कि हमारी बॉडी का वह छोटे से छोटा पार्ट जिसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो। तो हमारी बॉडी का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो होती है, जिसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, वो होती है सेल,
कोशिका। ऐसा नहीं है कि कोशिका नहीं टूटेगी, कोशिका से छोटा कुछ नहीं होता, कोशिका भी टूटेगी, उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, एक्स वाई जेड सब निकाल सकते हो। लेकिन अगर वो उसको आपने निकाल लिया तो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा। जैसे और आसानी समझ, जैसे स्मॉलेस्ट मतलब निकालना होगा तो तोड़ेंगे। जैसे कभी नॉनवेज खरीदने गए, चिकन खरीदने गए हैं? इसमें से कोई कभी आप लोग चिकन खरीदने गए हैं? चिकन खरीदने नहीं गया कोई? अरे जो नहीं खाया वो नहीं गया होगा, जो खाए होंगे वो तो गए होंगे ना। तो देखते हो चिकन के पहले तो मुंडी काट के निकाल देता है, फिर जब पेट काटता है यानी अब उसकी बॉडी को छोटा करना शुरू किया, तो उसमें से क्या है, कुछ चीजें निकालता है अंदर से बाहर, तो वो हो गया बॉडी से छोटा होता है ऑर्गन सिस्टम। या चलो उल्टा पहले ऐसे समझ लेते हैं फिर उधर से समझाते हैं। जैसे देखिए, हमारी बॉडी में सबसे छोटी चीज जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है वो है कोशिका, सेल। ऐसे समझिए, सीधा सीधा समझाते हैं, फिर वो उल्टा था ना, बड़े से छोटा में जा रहे थे, तो बड़े छोटे से बड़ा देख लो, फिर बड़े से छोटा आ जाओगे वैसे ही। सबसे छोटा पार्ट जिसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है वो है सेल। जब कई सारी सेल्स आपस में क्लब होती हैं, कंबाइन होती हैं, तो ये अपने से बड़े स्ट्रक्चर को डिजाइन करती हैं, अपने से बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं, और उस स्ट्रक्चर को आप कहते हो टिश्यू, ऊतक। फिर जब कई सारे टिश्यू आपस में क्लब होते हैं, कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, तो ये अपने से बड़े स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, और उस स्ट्रक्चर को आप कहते हो ऑर्गन, अंग। यानी अंग किससे बनके मिला है? टिश्यू से, ऊतक से। जब सेम टाइप का फंक्शन, एक ही प्रकार का फंक्शन, सेम टाइप का फंक्शन परफॉर्म करने वाले कई सारे ऑर्गन्स एक प्लेस पे, सेम प्लेस पे एक साथ कलेक्टिवली अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो जिस स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं उसे कहते हैं आप ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। जैसे अभी लास्ट जो हम लोगों का चैप्टर था वो क्या था? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सिस्टम मींस ऑर्गन सिस्टम, यानी वहां पे हमने देखा ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्मिंग सेम टाइप ऑफ फंक्शन। वहां पे हमने उन्हीं अंगों के बारे में पढ़ा या लिखा, जो भी किया, जो सेम टाइप का फंक्शन एक साथ एक जगह पे करते हैं, और वो फंक्शन क्या था? डाइजेशन। उसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसी तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसी तरह नर्वस सिस्टम है, उसी तरह एक्सक्रेटरी सिस्टम है, उसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम है। यानी सिस्टम मींस क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम मींस क्या होता है? सेम टाइप के फंक्शन परफॉर्म करने वाले ऑर्गन्स का ग्रुप, जो कलेक्टिवली क्या करते हैं? सेम टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हें कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र, जिससे मैंने एग्जाम्पल बताया। जब जब डिफरेंट, अब ये देखिए ऑर्गन सिस्टम जब मिलेंगे तो क्या होगा? जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम किसी एक प्लेस पे अपना अपना फंक्शन, यानी जो जिसका जो फंक्शन वो करे, जब डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम किसी एक प्लेस पे अपना अपना फंक्शन एक साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो जिस स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं ऑर्गेनिज्म। या हम आप अपने कॉन्टेक्स्ट में लें तो हम आप कहेंगे कि विभिन्न प्रकार के जब अंग तंत्र एक साथ मिलके एक जगह काम कर रहे हैं तो क्या बना लेते हैं? ये हमारी बॉडी बना देते हैं, शरीर बना देते हैं। यानी अब शरीर को काटना शुरू करोगे, जैसे चिकन का एग्जांपल लिया था, चिकन पूरा है तो उसकी पूरी बॉडी है। अब उसका जब हम पेट फाड़ के अंदर से निकालते हैं तो ऑर्गन सिस्टम, कई सारे ऑर्गन सिस्टम निकाल लेते हैं। उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी निकाल लेते हैं, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम भी निकाल लेते हैं, उसका एक्सक्रेटरी सिस्टम भी निकाल लेते हैं। फिर उसमें से ऑर्गन अलग करते हैं। आपको चाहिए कलेजी, तो उसमें से कलेजी निकाल के देता है, ये है उसकी कलेजी। यानी उससे ऑर्गन सिस्टम से क्या निकल के आया? आपका ऑर्गन निकल के आया। अब उस कलेजी को जब आप अपने फ्राइंग पैन में फ्राई कर लेते हो और जब उसको नोचना शुरू करते हो, खाना शुरू करते हो, तो उसमें से फिर क्या है? टिश्यू तक आप पहुंच जाते हो, सेल तक आप नहीं पहुंच पाओगे। सेल जो होती है बहुत छोटी चीज होती है, वो माइक्रोस्कोपिक चीज होती है, ऐसे नहीं दिखते। ठीक, यानी बॉडी, शरीर जो हमारी बनी हुई है, इसका सबसे छोटा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाला पार्ट क्या है? सेल है।
इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाला सबसे छोटा है, सबसे छोटा नहीं कह सकते क्योंकि सबसे छोटा करोगे तो फिर तो राइबोसोम हो जाएगा, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल वही होता है, राइबोसोम आ जाएगा। अब यहाँ एक चीज और कर लेते हैं, देखिए जैसे समझते समय कि साइंस के जिस ब्रांच में सेल की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को कहते हो साइटोलॉजी। साइंस के जिस ब्रांच में सेल से रिलेटेड स्टडी करते हो उस ब्रांच को कहते हो आप साइटोलॉजी। इसके बाद साइंस के जिस ब्रांच में ऊतकों से संबंधित अध्ययन होता है, टिश्यू रिलेटेड स्टडी होता है, उस ब्रांच को आप कहते हो हिस्टोलॉजी। ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री से मिलता जुलता नाम है तो इसका मत समझिएगा हिस्टोलॉजी में हिस्ट्री का कुछ स्टडी करते होंगे, वो हिस्टोलॉजी में टिश्यू से रिलेटेड स्टडी करते हैं। उसके बाद शरीर में जितने अंग, लगभग साइंस की उतनी ब्रांच होती हैं। जैसे आपने पीछे देखा कि अगर दांत से रिलेटेड है तो किस ब्रांच में जाते हैं? डेंटोलॉजी। दांत खराब हुआ तो डेंटोलॉजी। अगर किडनी खराब हुई तो नेफ्रोलॉजी, यानी साइंस की ब्रांच है। दिमाग खराब हुआ तो न्यूरोलॉजी, ठीक। हड्डी टूटी तो ऑर्थोलॉजी, ठीक। दिल टूटा तो कार्डियोलॉजी। यानी ये रिलेट किया मैंने कि आपका साइंस का अलग अलग ब्रांच होता है। पीछे जहां हमको जरूरत थी जैसे डेंटोलॉजी लिखा, आगे हम पढ़ते रहेंगे और जहां जरूरत होती रहेगी हमारे एग्जाम में पूछने वाला होगा तो हम उसको रिलेट करके लिखते रहेंगे। तो इसको चाहो तो आप बना लो। ये डिफाइन करता है कि कैसे स्ट्रक्चरल यूनिट है। फिर मैं आप ही फंक्शनल यूनिट पे आता हूं। अब समझते हैं कि कैसे ये फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट मतलब कार्य करने वाली इकाई, कार्य करने वाली छोटी इकाई। तो देखो, आप आपके शरीर में जो भी काम होता है वो अंततः कहीं ना कहीं से वो काम सेल द्वारा, या तो सेल उसको इंड करता होगा, खत्म करता होगा, या सेल उसको स्टार्ट करता होगा, यानी सेल कहीं ना कहीं उससे जुड़ी होगी। जैसे एग्जांपल समझिएगा कि अभी इसके पहले हमने कौन सा सिस्टम पढ़ा? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पाचन क्रिया का अंतिम प्रोसेस क्या, अंतिम स्टेज क्या है? डाइजेशन का अंतिम चरण, लास्ट स्टेज क्या होता है? बोलिए। डेफिकेशन। लिखवाए तो थे 5 स्टेज में पूरा कंप्लीट होता है। तो लास्ट स्टेप या लास्ट स्टेज पाचन का क्या है? मल परित्याग, डेफिकेशन। डेफिकेशन मतलब होता है बिना काम की चीज को शरीर से बाहर निकालना। यानी बिना काम की चीज को तो देख लिए, काम का प्रोसेस यानी इसके पहले वाले तक है। तो डेफिकेशन के पहले कौन सा प्रोसेस था? एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। तो एसिमिलेशन मीन्स व्हाट? स्वांगीकरण मीन्स क्या? यानी जो खाए हो, जो डाइजेस्ट हुआ हो, कहां तक पहुंच गया? सेल तक। यानी डाइजेशन असल में कंप्लीट कब हुआ? कि जो खाए हो वो पहुंच गया कहां पे? सेल तक। ठीक। अब जैसे देखो, जब हम लोग आयरन देख रहे थे तो रेस्पिरेशन का थोड़ा सा पार्ट देखते थे कि हम जब इनहेल करते हैं तो अंदर क्या ले जाते हैं? गैसेस। ठीक, अच्छी बात है, सावधानी बरता। अब वो गैस जाती कहां तक है? मैंने बताया कि जाती है ब्लड में, आरबीसी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के कहां तक जाती है? लंग्स से तो फिर ब्लड में जाती है ना। ब्लड में जाने के बाद कहां तक जाती है? सेल तक। डिफरेंट बॉडी सेल तक। सेल उसमें से निकालती है
और सेल में माइटोकॉन्ड्रिया आप ही तो बता रहे थे कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो यानी कि रेस्पिरेशन भी लास्टली कहां जाके कंप्लीट हो रहा है? सेल में। और जब सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है तो वहीं से एक्सक्रीशन भी सबसे पहले शुरू होता है। आप जानते हो श्वसन क्रिया करते हो तो ऑक्सीजन यूज करते हो तो कौन सी गैस बनाते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी पहली बार सेल ही क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करके ब्लड में मिलाती है। यानी जितना हमने पढ़ा था अभी उतने से मैंने एग्जांपल लिया, आगे पढ़ते जाओ तो आपको समझ में आता जाएगा कि हर काम जो भी हो रहा है हमारे शरीर में वो कहां से रिलेट करता है? कहीं ना कहीं वो सेल से रिलेट करता है। इसीलिए सेल को कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी मैंने जो एक लाइन आपने लिखा है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मैं उसी को अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से वो स्ट्रक्चरल यूनिट है और किस तरह से वो फंक्शनल यूनिट है। ठीक, इसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखिएगा, फैक्चुअल पॉइंट है, लिखिए समझ। अच्छा भैया, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे एक शिकायत है संस्थान को कि जो आंसर राइटिंग है वो किसी भी सब्जेक्ट की पहले वाली से लेके अभी तक जो दिया गया है वो केवल ऑफलाइन वालों को नहीं दिया जाता है, ऑनलाइन वालों को भी दिया जाता है। तो जो देख रहे हो लाइव क्लास, वो आप होमवर्क भी किया करिए। घर रहने का ये नाजायज फायदा होता है कि सामने रहोगे तो आदमी पूछ लेता है कि लिखे हो कि नहीं लिखे हो। घर पे बैठ के लिख रहे हो तो उसको भी क्या अपलोड करने का सिस्टम हो तो अपलोड करिए, या यहाँ पहुंचवाने का सिस्टम हो तो पहुंचवाइए। आंसर राइटिंग आप लोग भी करते रहिए। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट लिखते रहिए, लिखिएगा। लाइफ passes life passes from one generation to next. Life passes from one generation to next in the form of cells. जीवन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोशिकाओं के रूप में ही पहुंचता है। यानी देखिए, मेल का स्पर्म, फीमेल की ओवम, दोनों मिलके जब ब्लास्टोसिस्ट बनाएंगे तो क्या है, वो पहला जो है नई पीढ़ी का जो पहला स्ट्रक्चर है वो क्या है? सेल से ही बना। फिर एक सेल होगी, फिर वो क्या, सेल डिवाइड होते रहेगी, इनर सेल मास, आउटर सेल मास, फिर प्लेसेंटा डेवलप होगा, फिर एम्ब्रियो डेवलप होगा, धीरे धीरे उससे पूरा नया जीवन आ जाता है। तो यही लिखे आपने कि कहीं पूछा जाए रिलेट करके तो ध्यान रखिएगा कि लाइफ पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। जीवन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोशिकाओं के रूप में पहुंचता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरी पीढ़ी आ गई तो उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ सेल्स इन न्यू बॉर्न बेबी, नवजात शिशु में कोशिकाओं की संख्या। नवजात शिशु में कोशिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स इन न्यूबॉर्न बेबी, ये होता है आपका 2 × 10⁻12 सेल्स, 2 × 10⁻12। ठीक, ये तो हो गया नवजात शिशु में। हमारे आप में कितना होता है लिखिएगा, नंबर ऑफ सेल्स इन नॉर्मल एडल्ट हेल्दी ह्यूमन बीइंग, एक सामान्य स्वस्थ वयस्क मानव में, एक सामान्य स्वस्थ वयस्क मानव में कोशिकाओं की संख्या। अब सामान्य स्वस्थ वयस्क मानव को कैसे इंडिया में डिफाइन किया जाता है, क्या पैरामीटर्स है, मैंने आपको बताया था ना। तो मैं हूं कि नहीं हूं? सामान्य स्वस्थ वयस्क मानव, बीमार तो कल था, आज मैं स्वस्थ हूं। ठीक है, तो स्वस्थ वयस्क मानव हूं कि नहीं हूं? थोड़े से एवरेज से मेरा थोड़ा ज्यादा है। एवरेज क्या है? 5 फुट 6 इंच से 5 फुट 8 इंच के बीच लंबाई हो, 58 से 60 या 60 से 62 केजी वेट हो। तो थोड़ा सा अगर इस एवरेज से अधिक होंगे तो नंबर ऑफ सेल्स आप में थोड़ा सा अधिक होगा। इस एवरेज से थोड़ा आप अगर कम होंगे तो नंबर ऑफ सेल्स थोड़ी सी कम होगी। तो
कोई इंडिया में इससे बड़ा भी होता है और इससे छोटा भी होता है, दोनों को मिला के ही एवरेज औसत निकाला जाता है। तो ये होता है, उसके बॉडी में सेल्स की संख्या होती है 10 टू द पावर 14 सेल्स, 10 घाते 14 कोशिका। यानी ऐसा मान लिया जाए कि हम सभी नॉर्मल एडल्ट हेल्दी ह्यूमन बीइंग हैं, तो उसमें कितनी सेल्स होंगी? 10 टू द पावर 14 सेल्स होंगी, 10 घाते 14 सेल्स होंगी। अब काम की बात समझिएगा कि अगर मैंने मान लिया, समझ लो फिर लिखना, अगर मैंने माना कि हम सब में कितनी सेल्स हैं? 10 टू द पावर 14 सेल्स हैं, तो इसका 25%, इसका 25% मतलब कि 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेल्स, हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं उसको अगर 10 टू द पावर 14 मान रहे हो, तो उसका 25% अकेले होती है कौन सी? ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं। तो अगली लाइन लिखेगा, अप्रॉक्स 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेल्स, अप्रॉक्स 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज ब्लड सेल्स। संपूर्ण कोशिकाओं की संख्या का, संपूर्ण कोशिकाओं की संख्या का लगभग 25% रक्त कोशिकाएं होती हैं। और भाई एक बात और, जो मॉर्निंग बैच वाले हैं, जिनके दोस्त जो हैं इवनिंग बैच में हैं, वो अपनी कॉपी का जो फोटो खींच के उनको भेज देते हो कि आज ये सर पढ़ाएंगे, और वो क्लास में बैठ के सुनते नहीं है, वही मोबाइल खोल के चोरी से नोट्स पूरा करने के चक्कर में रहते हैं। तो वो दोस्त जो आपका है, उसका आप क्या कर रहे हो? बहुत नुकसान कर रहे हो। उसको अगर पहले आज क्लास में क्या लिखवा रहे हैं दे देते हो, तो वो घर से पढ़ के नहीं आता है। वो करता क्या है, कोचिंग में ही क्लास में कोने वोने में बैठेगा और चोरी से मोबाइल खोल के बस नोट्स पूरा करने के चक्कर में पड़े रहते हैं लोग। तो आप उनको मत दीजिए, इकट्ठे देना हो तो इकट्ठे दे दीजिएगा कैम स्कैनर से स्कैन करके, ठीक है। रोज रोज अगर पहले दे रहे हो तो ये नहीं को पढ़ के आ रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं, कुछ नहीं करते हैं, कोने में बैठ के बस नोट्स पूरा करने के चक्कर में रहते हैं। कि मॉर्निंग बैच थोड़ा आगे चल रहा था अभी तक, इवनिंग बैच एक दिन पीछे चल रहा था, अब थोड़ा सा इवनिंग बैच आगे हुआ है और आप पीछे हुए हैं। तो अब वो क्या कि ऐसा मत करने लगिएगा कि अब उनसे कॉपी मांगने लगेगा आप, कि अब तुम आगे चल रहे हो, नोट्स क्लिक करके मुझे भेजो। ये नुकसान होता है। या नोट्स पढ़ो, ये नहीं कहना कि आप मत मांगो मत पढ़ो, लेकिन क्लास में बैठे हो तो समझो, पढ़ के आओ, फिर डिस्कस करो। मैं तो कहता हूं ना, पढ़ के आओ, फंसाने की कोशिश करो टीचर को, कि इसको क्या पूछे फंसा दे, मजा आ जाए। तो उसके लिए पढ़ के तो आओ, सिलेबस देख के आओ, और विद इन अ लिमिट जो एग्जाम में रिलेटेड होता है उसको पढ़ के आओ, पूछो, डिस्कस करो, तब तो मजा आएगा। आप या नोट्स ले भी लिए, घर पे भी नहीं पढ़े, तो क्लास में बैठ के आधे घंटे आगे आगे लिख रहे हो तो क्या फायदा उसका? आधे घंटे पीछे ही चलते, मेरे साथ चलते, मैं तो लिखवा ही रहा हूं। तो कल मैंने क्लास में कई लोगों को देखा जो बैठ के क्या कर रहे थे, मोबाइल चोरी से खोल के और लिख रहे थे। आज भी कुछ लोग मोबाइल खोले हुए हैं, ठीक है, और जूम और अनजूम कर रहे थे, तो देख लिए तो मुझे याद पड़ गया कि तो वो लोग भी जो कल की नोट्स लिख के सामने मोबाइल पे खोल के जूम करके लिखने, यहां भाई मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, तो फिर वो जूम करके लिखने से क्या फायदा? अगर नहीं समझ में आ रही तो बोलिए, प्रोनाउंसिएट स्पेलिंग के साथ कर दे, कि अंग ऊ तक लिखा है तो बड़ा ऊ, त क, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप डाइवर्ट होते हैं तो मैं भी डाइवर्ट होता हूं। तो कुल कोशिकाओं या संपूर्ण कोशिकाओं की संख्या का 25% कितना क्या होती हैं? रक्त कोशिकाएं होती है, ठीक। अब एक टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इस धरती की सबसे छोटी कोशिका, इस धरती की सबसे बड़ी कोशिका, हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका, ये लिख लीजिए। तो फिर क्या है, हम आते हैं कॉन्सेप्चुअल वाले पार्ट पे। लिखिएगा, स्मॉलेस्ट सेल ऑन अर्थ, धरती की सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल ऑन अर्थ, धरती की सबसे छोटी कोशिका क्या होती भाई, जानते होंगे, बताइए। माइकोप्लाज्मा, वेरी गुड। माइकोप्लाज्मा गैलेप्टिसिकम, ये पूरा नाम है, माइकोप्लाज्मा गैलेप्टिसिकम। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं भाई, माइकोप्लाज्मा
गैलेप्टिसिकम। कोशिका तो है ही सबसे छोटी, साथ ही साथ अगर पूछा जाए ये क्या है तो इट्स अ बैक्टीरिया, ये एक जीवाणु है। और बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय जीव हैं, यानी एक ही कोशिका है तो कोशिका के अंदर भी आते हैं। ये कौन सा ग्रुप का बैक्टीरिया है, तो ये होता है, थोड़ा सा डीप चल रहे हैं, पीपीएलओ ग्रुप का बैक्टीरिया। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। निमोनिया लिखा है, निमोना मत समझिएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए पूरे हम यूपी करने पर लखनऊ का ले लेते हैं कि लखनऊ में पीसीएस की तैयारी करने वाले तो या आईएएस की तैयारी करने वाले बहुत लोग होते हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो उनमें से जितने लोग भी ध्येय आईएएस में हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, चाहे वो अलीगंज में बैठे हो, चाहे वो गोमती नगर में बैठे हो, चाहे आलमबाग में बैठे होंगे, उनमें कुछ सिमिलैरिटी होगी। उनकी बुक सेम टाइप की होगी, उनके टीचर सेम टाइप के होंगे, सेम प्रोसेस पे समझाया जाएगा, यानी थॉट प्रोसेस जो उनका डेवलप होगा उनका सेम टाइप का होगा, दूसरे कोचिंग वालों से अलग टाइप का हो सकता है। उनका मटेरियल, उनका नोट्स, उनका सोचने समझने का तरीका, यानी उन स्टूडेंट्स में ध्येय आईएएस का ग्रुप आप अलग कर सकते हो। तो उसी तरह बैक्टीरिया तो बहुत ढेर सारे होते हैं, उनमें से वे बैक्टीरिया जिनके कैरेक्टर, जिनके गुण निमोनिया के बैक्टीरिया से मिलते जुलते हैं, उनका एक अलग ग्रुप बना लिया जाता है और उसे कहते हैं पीपीएलओ, यानी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। निमोनिया के बैक्टीरिया का नाम होता है डिप्लोकोकस निमोनी, आगे हम लोग देखेंगे। तो इस डिप्लोकोकस निमोनी के बैक्टीरिया के कैरेक्टर से मिलते जुलते जो कैरेक्टर्स वाले बैक्टीरियाज होते हैं, उनका एक अलग क्लास बना दिया जाता है, उनका एक अलग ग्रुप बना दिया जाता है और उसे कहते हैं पीपीएलओ ग्रुप। ठीक, ये हो गया स्मॉलेस्ट सेल। फिर लिखिएगा लार्जेस्ट सेल ऑन अर्थ, धरती की सबसे बड़ी कोशिका। लार्जेस्ट सेल ऑन अर्थ, धरती की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी कोशिका भाई? ऑस्ट्रिच एग, गुड। लिखिए शुतुरमुर्ग का अंडा। अंडा किसी का भी हो, वो मुर्गी का अंडा जो खाते हो आप, बत्तख का अंडा, सांप का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, इंसान का अंडा, सब सिंगल सेल होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। किसी चीज का अंडा हो तो वो क्या, यानी मुर्गी का अंडा जो खाते हो ना इतना बड़ा सा, तो उसको मत सोचिएगा कि वो कई सारी सेल्स है, वो भी क्या है, एक सिंगल सेल ही है। ये हो गया धरती की सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका। फिर अब आते हैं इंसान में, लिखिएगा लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट जो भी लिखना चाहें, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। अब देखिए यहां थोड़ा सा बाइफरकेट किया जाएगा, ये क्वेश्चन तीन तरीके से पूछा जाएगा और आंसर चेंज होता रहेगा। जैसे समझिएगा, ह्यूमन जो होता है वो मेल भी होता है, फीमेल भी होती है। तो पहले हम मेल और फीमेल की बॉडी की लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट सेल देखते हैं, फिर इसके बाद हम आते हैं ह्यूमन बीइंग। तो अगर पूछा जाए कि मेल, पुरुषों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, ऐसे ही बना लीजिए, फिर मैं बोलूंगा तो लिखते रहिएगा साथ में। तो मेल जो होता है, जो पुरुष होते हैं, उसके शरीर की बड़ी सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? बोलिए बोलिए, जो जानते हो सही बोलते हो, जो जानते हो बोलो तो। अच्छा, मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो वही पुरुषों की भी होती है। तो नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन भी कहते हैं, तो वो मेल के शरीर की सबसे बड़ी सेल है, न्यूरॉन या नर्व सेल, NERV, नर्व सेल।
तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। हिंदी में लिख रहे हैं तो पहले लिखिएगा तंत्रिका कोशिका, उसी तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। अब फीमेल बॉडी की सबसे बड़ी ये सेल नहीं होती, फीमेल बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है ओवम। जब वो डेवलप होता है तो उसके बॉडी की सबसे बड़ी सेल क्या होती है? ओवम, अंडाणु। फीमेल में लिखिएगा ओवम, अंडाणु। अब ह्यूमन का बताना है, समझिएगा, अब ह्यूमन का बताना है तो दोनों का कॉमन लेना पड़ेगा, जो दोनों में सबसे बड़ी हो। तो ओवम के बाद जो है फीमेल में जो सेकेंड लार्जेस्ट होता है वो होता है न्यूरॉन या नर्व सेल। न्यूरॉन या नर्व सेल। अब ह्यूमन का बताओगे तो दोनों का क्या करोगे? कॉमन निकालोगे, और दोनों का कॉमन निकालोगे तो न्यूरॉन या नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका। अगर फीमेल का पूछ देगा तो बदल जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसी तरह आप दूसरा लिखिएगा, मानव की सबसे छोटी कोशिका। फिर यहां ह्यूमन चेंज होगा, कैटेगराइज होगा किसमें? मेल और फीमेल में। मेल के शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? बताइए, जो जानते हो, सही हो जानते हो? स्पर्म सेल, गुड। शुक्राणु या स्पर्म सेल। मेल में लिखिएगा, इसकी शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म सेल या शुक्राणु। फीमेल की बॉडी की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? आरबीसी, गुड। तो फीमेल बॉडी की सबसे छोटी कोशिका होती है रेड ब्लड का सेल्स, यानी लाल रक्त कोशिका। अब दोनों का कॉमन निकालना होगा, तो फीमेल में जैसे मेल में ओवम नहीं था, वैसे ही फीमेल में स्पर्म नहीं होती। तो जब अब फीमेल की बॉडी की, जो मेल की बॉडी का देखेंगे कि सेकेंड स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा तो कौन सा है? स्पर्म। लेकिन स्पर्म के बाद होती है आरबीसी, स्पर्म के बाद दूसरी कौन सी हो गई? आरबीसी। और दोनों का जब कॉमन निकालोगे तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगी? आरबीसी।